Hello everyone. So our next topic is center of mass. So इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत easiest वे में मैं आपको समझाऊंगा पहले कि मतलब क्या है इसका। मान लो एक रॉड है, रॉड सबने देखा होगा राइट। एक रॉड है, अगर मैं रॉड को कहीं से भी, मान लो यहाँ से स्ट्रिंग से अगर मैं इसको टाई कर दूंगा, यहाँ पे मान लो एक वॉल है, तो रॉड बिल्कुल इसी पोजीशन पे डिस्प्लेस रहेगा। मतलब अगर ऐसा है तो वो ऐसा ही रहेगा, फाइन, ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि मतलब ये रॉड है, तो क्या आपने ये देखा है कि ये वाला पोर्शन जो है ये बहुत लाइट वेटेड है, ये पोर्शन बहुत हैवी वेटेड है, और ये पोर्शन बहुत मॉडरेट वेट है, मतलब इन दोनों के बीच का। ऐसा तो होता नहीं है। क्यों? लेकिन होता क्या है, होता यह है कि अगर मेरे पास कोई भी रॉड है, उसका जो मास है वो यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, और हर जगह सेम होगा। वो मास हर जगह सेम होगा। क्लियर है? मतलब मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, वो यूनिफॉर्म होगा। मतलब मास अगर इस पॉइंट पे m है तो इस पॉइंट पे भी m रहेगा, और इस पॉइंट पे भी m रहेगा, और इस पॉइंट पे भी m रहेगा। ये बात क्लियर है? लेकिन अब मैंने बोला यहां से अगर मैं स्ट्रिंग से टाई करूंगा तो रॉड बिल्कुल ऐसा ही डिस्प्लेस होगा, मतलब मिडिल पॉइंट पे ही रहेगा। लेकिन अगर सिमिलर केस में अगर मैं रॉड को यहां से टाई कर दूं तो क्या होगा? ध्यान से, बिल्कुल माइंड में एक पिक्चर क्लियर रखो। रॉड को अगर मैं यहां से टाई कर दूंगा तो ध्यान रखो, ये लंबा सा रॉड है, रॉड को यहां से टाई कर दूंगा तो इधर किस तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा? वो इस तरफ से नीचे जाना स्टार्ट करेगा। और सिमिलरली अगर इसी रॉड को मैं यहां से टाई करूंगा, यहां से, ये हटा दो, अभी ये हटा दो, यहां से टाई करूंगा तो किस तरफ डिस्प्लेस होगा? तो इधर से डिस्प्लेस होने लगा। इसका मतलब जब मैंने यहां से टाई किया तो इधर से डिस्प्लेस होने लगा, मतलब इसका जो नॉर्मल था वो शिफ्ट हो गया इस तरफ, वो नॉर्मल शिफ्ट हो गया इस तरफ जब यहां पे टाइट था। और जब जब यहां से टाइट था तो नॉर्मल किस तरफ शिफ्ट हुआ? नॉर्मल शिफ्ट हुआ इस तरफ। इट मींस एक मीन पोजीशन जहां पे मास प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस पोजीशन को बैलेंस कर सकता है कोई भी बॉडी, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? इट इज अ मीन पोजीशन, एक पर्टिकुलर मीन पोजीशन है जहां पे बैलेंसिंग हो सकता है उस बॉडी का, उस बॉडी को प्रॉपर्ली हम बैलेंस कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। यहां तक क्लियर है? अब आगे देखो, मैं रॉड वाले एग्जांपल लेके चल रहा हूं ताकि बहुत इजी हो जाएगा। जैसे ये रॉड है, रॉड था, सबको पता है दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक कोऑर्डिनेट्स होगा एक्स डायरेक्शन में, और एक कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक कोऑर्डिनेट होगा वाई डायरेक्शन में। क्लियर? और मैंने बोला मास अगर यहाँ पे m है तो मास यहाँ पे भी m होगा, मास यहाँ पे भी m होगा। तो मान लो अगर x डायरेक्शन में ही रखा हुआ है, अगर x डायरेक्शन में ही रखा हुआ है, तो मान लो बहुत सारे पॉइंट्स पे इसको कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक x1, मान लो x2, और मान लो x3। इस केस में अगर सिर्फ मुझे सेंटर ऑफ मास फॉर x डायरेक्शन ही फाइंड करना है, दैट इज अगर मुझे x cm फाइंड करना है, दैट इज x सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला होता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस जितना भी कोऑर्डिनेट्स है डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन। मतलब समेशन mx mi xi डिवाइडेड बाय समेशन mi, ये बोल सकता हूं। और सिमिलरली अगर इस रॉड का केस को मैं अगर y डायरेक्शन में ले लूं, तो कोऑर्डिनेट्स यहां पे क्या हो जाएगा? y1 y2 y3 के टर्म्स में आ जाएंगे। तो अगर मैं y वाले फॉर्म में लिखूं तो y वाले फॉर्म में क्या हो जाएगा? y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। मतलब अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में लिखूं तो mi
वाई आई डिवाइडेड बाई समेशन एम आई। और अगर वैसे ही अगर मैं z वाले टर्म में लिखूं तो z सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाई टोटल सम ऑफ मासेस। और अगर मैथमेटिकल लिखूं तो हो जाएगा एम आई जेड आई डिवाइडेड बाई समेशन एम आई। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट था तो एक्स के टर्म्स में लिखा, वाई कोऑर्डिनेट था तो वाई के टर्म्स में लिखा, और अगर जेड कोऑर्डिनेट था तो मैंने लिख दिया जेड के टर्म्स में। बहुत इजी है। और अगर मान लो वेक्टर वाला टर्म है, वेक्टर सबको पढ़ाया था मैंने, तो वेक्टर वाला हमेशा याद रखना, वेक्टर इस टाइप से होगा, एक्स सेंटर ऑफ मास आई कैप प्लस वाई सेंटर ऑफ मास जे कैप प्लस जेड सेंटर ऑफ मास के कैप। अगर वेक्टर वाले फॉर्म में है तो आर आई जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अगर होगा उसका वेक्टर क्या होगा, वो एक्स आई मतलब x1 आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप, जहां पे आई का वैल्यू तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कहां से भी, फ्रॉम 1 टू लेके आई इज इक्वल्स टू n। क्लियर। एंड आर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो बहुत इजी है, m1 x1 मतलब एम आई आर आई हो जाएगा डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मासेस। तो ये इसका जनरलाइज्ड फॉर्म है। अगर x है तो x लगाना, y है तो y लगाना, और अगर z है तो z लगाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस करता है ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो एक क्वेश्चन है मेरे पास जहां पे जो मास है वो 8 kg का है और इनिशियल 0,0 पे है, ओरिजिन पे है। 2 kg पे इस कोऑर्डिनेट पे मतलब 1,0 पे ये मास 2 kg का प्लेस्ड है, फिर 2,0 पे एक मास 4 kg का प्लेस्ड है, और 3,0 पे एक मास 6 kg का प्लेस्ड है। मुझे फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास फॉर x। क्या होगा सेंटर ऑफ मास फॉर x? सेंटर ऑफ मास फॉर x होगा समेशन एम एक्स डिवाइडेड बाई समेशन m। समेशन एम एक्स मतलब m1 x1 0 है प्लस m2 x2 1 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाई टोटल सम ऑफ मासेस 8 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6। इससे आ जाएगा। और अगर सिमिलर केस में मुझे किसी ने कहा कि भाई मुझे इसी में y सेंटर ऑफ मास भी फाइंड करना, तो क्या होगा, तो y सेंटर ऑफ मास फाइंड करना तो ये हो जाएगा समेशन एम वाई डिवाइडेड बाई समेशन m, मतलब m1 y1 m1 8 इंटू 0 प्लस m2 इंटू y2 2 इंटू 0 प्लस, तो यहां से हम देख सकते हैं y डायरेक्शन तो 0 ही होगा क्योंकि x डायरेक्शन में प्रॉपर्ली प्लेस्ड है मास, तो मैं 0 डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, लेकिन मास का जो सम होगा वो तो 8 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 होगा, तो y डायरेक्शन में तो कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। और एग्जाम में आए तो डायरेक्टली आप फिगर देख के भी लिख सकते हो कि y x पे प्लेस्ड है तो इसका y सेंटर ऑफ मास तो 0 ही होगा। क्लियर पॉइंट। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, मान लो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है कुछ ऐसा, एक पॉइंट मास यहां पे 6 kg का, जहां पे बोला हुआ है ए कोऑर्डिनेट है 2,3 और एक मास है यहां पे 6 kg का बी पॉइंट पे जिसका कोऑर्डिनेट है 2,-3। मुझे फाइंड करना है XCM और YCM। XCM एम एक्स का समेशन मतलब M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 6 और 6 12। और YCM क्या हो जाएगा, YCM होगा M1 y1 प्लस M2 y2 डिवाइडेड बाई 12 तो इसको सॉल्व करूंगा तो 0 आएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 24/12 दैट इज 2। तो मेरा जो सेंटर ऑफ मास है
यहां से फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो, मेरा जो सेंटर ऑफ मास है वो x इक्वल्स टू 2 पे लाई करेगा, कहीं पे यहां पे लाई कर रहा है मेरा सेंटर ऑफ मास। कहां पे लाई कर रहा है? x इक्वल्स टू 2 पे लाई कर रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज टू पार्टिकल सिस्टम। अगला हेडिंग है टू पार्टिकल सिस्टम। अभी तक तो हमने बहुत इजी सा चीज देखा था कि अगर एक कोऑर्डिनेट है x और y है तो समेशन mx डिवाइडेड बाय समेशन m। लेकिन मान लो एक ही कोऑर्डिनेट है, दो मासेस गिवन है, और उसी से हम पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। मतलब देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, अभी किसी को समझ में नहीं आएगा मुझे पता, लेकिन ध्यान से यहां पे देखो स्क्रीन पे समझ में आ जाएगा। मान लो ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, दिस इज अ कोऑर्डिनेट। क्लियर है? यहां पे मास है कोई m1, यहां पे m1 मास है, और इस एंड पे m2 मास है। इन दोनों मासेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r वेक्टर, मतलब सॉरी r है। अब मैंने क्या बोला, ये m तो ऑलरेडी मैं देख सकता हूं ये ओरिजिन पे प्लेस था, पहले ओरिजिन पे प्लेस था, और मैं देख सकता हूं ये m2 जो है ये r,0 पे प्लेस था। अब मुझे समझाना है तुम लोग को कैसे ये हुआ। तो मैंने बोल दिया ये m जो है ना वो यहां तक जो डिस्टेंस है वो r1 है मान लो, और मैंने बोला ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो है r2, वो है r2। क्लियर? तो यहां से अगर मुझे r देखना हो तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोलूंगा r माइनस r1। अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, r माइनस r1, तो मेरे पास मिलेगा r2। क्लियर है? r2 मिलेगा। तो अगर मुझे r1 के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूंगा कि मुझे xcm लिखना है तो m1 x कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस m2 का x कोऑर्डिनेट है r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। वही फंडा समेशन mx, वही वाला समेशन mx डिवाइडेड बाई समेशन m वाला। क्लियर है? तो यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो r1 का आया वो आया, ये तो 0 हो गया, तो मेरे पास आया m2r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और अभी मैंने बोला था r माइनस r1 इज इक्वल टू r2, तो मतलब r2 क्या होगा, r2 हो जाएगा, r2 क्या होगा, r माइनस r1, r माइनस r1। तो अगर मैं इस वे में अगर इसको लिखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m1r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्लियर है बात? डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो अगर जनरलाइज्ड फॉर्म में तुम देखो तो ये होगा m2r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। मतलब मास का चेंज हो रहा है, जब 1 है तो 2 है, 2 है तो 1 है, ये आपको याद रखना है। इट मीन्स अभी खत्म नहीं हुआ, जो मैंने अभी यहां पे लिखा वो है r1 इज इक्वल टू m2, 1 है तो 2 है, ट्रिक, बाई m1 प्लस m2, और r2 इज इक्वल टू 2 है तो 1 है यहाँ पे, m1r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं इन इक्वेशन को तो मेरे पास क्या आएगा, r1 बाई r2 इज इक्वल्स टू, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा m2 बाई m1। तो यहां से मुझे जो जनरलाइज्ड फॉर्म मिला दैट इज m1r1 इज इक्वल्स टू m2r2। इससे मैं फाइंड कर सकता हूं m1r1 इज इक्वल्स टू m2r2। इट मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? It means that moment of masses about center of mass is 0। मोमेंट ऑफ मासेस सेंटर ऑफ मास पे 0 होता है, मतलब m2r2 प्लस m1 माइनस r1 होगा इक्वल टू 0 होगा। ये सिग्निफिकेंस है इसका, m2r2
प्लस m1 माइनस r1, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव, इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है? आप इसके चक्कर में ना पड़े, आपको ये याद होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर है? आगे बढ़ता है। अब समझते हैं इस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ये चेक करते हैं। तो पहला मैं बहुत इजी से स्टार्ट करूंगा, बहुत इजी वे। मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जहां पे मैंने बोला यहां पे इस पॉइंट पे मास है m1, यहां पे है सेंटर ऑफ मास c, यहां पे सेंटर ऑफ मास c है, और यहां पे है m2 और यहां पे है m3। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये है r1, मान लो अभी तो क्वेश्चन में सारा गिवन है। ये सेंटर ऑफ मास से m2 का डिस्टेंस है r2 और सेंटर ऑफ मास से m3 का डिस्टेंस है r3। तो ध्यान रखना, अभी मैंने बोला सेंटर ऑफ मास फॉर ऑल द मोमेंट्स इज 0, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से समझना। ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से इधर का डिस्टेंस ले लो पॉजिटिव, और सेंटर ऑफ मास से इधर का डिस्टेंस ले लो नेगेटिव। तो m1 इधर माइनस r1, सेंटर ऑफ मास से इधर का डिस्टेंस माइनस r1, प्लस m2 इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा r2, प्लस m3 पॉजिटिव होगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास से इधर का डिस्टेंस, ये सारा कर जाएगा 0। ऐसे ही हम सॉल्व कर लेंगे नॉर्मल क्वेश्चन को भी। क्लियर है? ये तो एक टेक्निक था कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन है, मान लो मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है 4 kg का, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है 3 kg का, और यहां पे बोला गया है ये सेंटर ऑफ मास है C, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है 4 kg का। क्लियर है? और बोला क्या ये 4 से ये 3 का जो डिस्टेंस है ये है 2, ये 2 है, और ये 4 से ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट तक ये है 10 मीटर, ये बोला गया है। क्लियर है? अब मुझे फाइंड करना है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या होगा। तो कैसे फाइंड करूंगा मैं, ध्यान से समझना। अब ध्यान से समझना, थोड़ा ज्योमेट्री लगेगा, जो सबको आता होगा, बहुत इजी है। देखो ये पूरा 10 है, ये 2 है, तो अगर मैं इस 10 में से इस 2 को हटा दूं तो मेरे पास यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके, मैं अलग अलग कलर से डिफरेंशिएट कर रहा हूं ताकि समझ पाए, यहां तक का डिफरेंस हो जाएगा 10 माइनस 2, दैट इज 8 होगा। ये 8 हो जाएगा। और अगर मैंने बोला कि ये x है, मैंने मान लिया ये डिस्टेंस को, मैंने मान लिया ये x है, ये डिस्टेंस को मैंने माना ये x है, तो ये 8 माइनस x हो जाएगा ये वाला। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 8 माइनस x। क्लियर है? और ये हो जाएगा 8 माइनस x, और ये जो होगा यहां से यहां तक, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस x, 10 माइनस x। अब बहुत इजी हो गया है मेरे लिए फाइंड करना, क्योंकि m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, मतलब जितना मासेस है उसके अकॉर्डिंग इक्वल टू 0, और सेंटर ऑफ मास के अभी मैंने बताया था इधर लेंगे पॉजिटिव और इधर लेंगे नेगेटिव, बस उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। क्लियर है? तो अब अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं इसका, तो मेरे पास सॉल्यूशन आएगा, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, सेंटर ऑफ मास के यहां, मतलब 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एस, दूसरा प्लस 3, सेंटर ऑफ मास है इधर है, मतलब माइनस 3, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 8 माइनस एक्स, तीसरा प्लस 4, सेंटर ऑफ मास इधर है, मतलब माइनस कितना डिस्टेंस है 10 माइनस
x पे इक्वल्स टू 0। सो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा 4x प्लस 3 इंटू -8 प्लस x प्लस 4 इंटू -10 प्लस x इक्वल्स टू 0। दैट कम्स आउट टू बी 4x minus 24 plus 3x minus 40 plus 4x equals to 0. 4x 8x plus 3x 11x और minus 24 minus 40 हो जाएगा minus 64 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा 64/11। बहुत ईजी है, कभी भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको ज्योमेट्री कंसीडर करना है। एक x पॉइंट पे ले लिया था मैंने और उसके बाद m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 इक्वल्स टू 0 कर देना। बहुत ईजी है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन तो जैसे मैंने अभी रॉड का बताया था, रॉड का केस, तो मैंने देखा था मास हर जगह सेम है, मतलब यूनिफॉर्म है। तो उसी लिए हम इसमें वेरियस टाइप्स का केसेस देखेंगे। तो पहला केस है थिन रॉड। तो फर्स्ट केस इज थिन रॉड का केस में सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ध्यान समझो। मान लो ये रॉड है मेरे पास, ये रॉड है, ये है ऑरिजिन 0,0 पे, ऑरिजिन 0,0 पे। मास यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, और हर जगह मास सेम है, मास सेम है। मैं बोलता हूं यहां पे कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास है। मैं बोलता हूं एट अ डिस्टेंस x, एट अ डिस्टेंस x मैंने लिया dx एलिमेंट, मैंने लिया dx एलिमेंट। तो जो x cm होता है वो इस केस में होता है इंटीग्रेशन dm x डिवाइडेड बाई समेशन m का मतलब इंटीग्रेशन m होता है यहाँ पे, क्योंकि मास सेम है, कंटिन्यूअस है, मतलब इंटीग्रेशन, मैथमेटिकल टूल्स, इंटीग्रेशन होगा, मास सेम है तो इंटीग्रेट एम एक्स, वही बात है। लेकिन जो डीएम होता है उसका मतलब होता है, डीएम का मतलब हमेशा याद रखना, ये होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। वैसे ही अगर वाई सी एम होगा तो क्या होगा इस केस में, वो होगा डीएम वाई डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डीएम, सारा मास का इंटीग्रेशन। वैसे ही अगर z cm होगा तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन dm z डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm। क्लियर है। अब थोड़ा और प्रॉपर वे में समझते हैं x को लेकर। तो ये था रॉड, मैंने बोला था एट अ डिस्टेंस x मैंने लिया था एक एलिमेंट dx, लिया था एक एलिमेंट dx। मैंने क्या बोला कि जो x cm है वो है वैसे ही mx, मतलब dm था यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट इंटू x बाई इंटीग्रेशन dm, ये बोला। और मैंने एक बात बताया कि जो dm होता है वो होता है मास पर यूनिट लेंथ। बस सब्स्टिट्यूट करना है। मान लो यहाँ पे 0,0 है और ये इस रॉड का टोटल लेंथ है l, तो अगर मैं करूँ x cm करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन मास पर यूनिट लेंथ dx इंटू x और dm टोटल मास तो m ही आएगा। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, कहां से इंटीग्रेशन होगा, 0 टू l। अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास आएगा x cm का जो वैल्यू होगा, मेरे पास आएगा m बाई एल, बाहर आ जाएगा डिवाइडेड बाई m, जिससे m से m कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, जहां पे 0 टू l, दैट कम्स आउट टू बी l बाई 2। तो थिन रॉड के लिए मेरे पास आया l बाई 2, l बाई 2। क्लियर है।
तो ये सारे रिजल्ट्स आपको याद रखना है सेंटर ऑफ मास के लिए, बेसिकली याद रखना है। और ये इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm। अगला है अगर नॉन यूनिफॉर्म हो, ये तो यूनिफॉर्म रॉड था, और अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म रॉड है तो क्या होगा। नॉन यूनिफॉर्म, मास यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, तो क्या होगा। नॉन यूनिफॉर्म रॉड है तो उस केस में हमें जो दिया रहेगा एक रॉड है जहां पे मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा एक्स जो गिवन है 2x स्क्वायर है। तो हम इसको, ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कहीं पे x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो अलग आएगा, x इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो अलग आएगा, और 3 अलग आएगा। इस केस में जो dm है वो होगा मेरे पास 2x स्क्वायर dx, और जो मास होगा वो होगा इंटीग्रेशन dm, दैट इज इंटीग्रेशन, अगर x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता हूँ, मैं x इक्वल टू l तक जाता हूँ, मेरे पास होगा 2x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स x इक्वल टू 0 टू l। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन 0 टू l, और अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो मेरे पास आएगा 2l क्यूब बाई 3। बहुत ईजी है, अभी तो बताया था मैंने इंटीग्रेशन dm। और अब मुझे अगर xcm फाइंड करना है तो मेरे पास बहुत इजी है, मेरे पास फॉर्मूला है, वो होता है dm x डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से l dm, मास 2x स्क्वायर गिवन है, dx इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, अभी हमने फाइंड किया टोटल, ये क्या था 2l क्यूब बाई 3। इसको अगर मैं फर्दर इंटीग्रेट करूं इस फॉर्म को तो xcm हो जाएगा 2 0 टू l x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू एक्स, मतलब x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4 बाई 4 डिवाइडेड बाई 2l क्यूब बाई 3, तो वैसा का वैसा ही आएगा। दैट्स कम्ड आउट टू बी 3 बाई 4l। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो मेरे पास आएगा 3 बाई 4l। आगे बढ़ता है, ये सब रिजल्ट्स है, इसीलिए मैं थोड़ा फ्रिक्वेंसी हाई रख रहा हूँ इस पर। नेक्स्ट है सेमी सर्कुलर रिंग, थिन सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है एक्स और वाई में, ध्यान से समझना। तो मान लो ये एक रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, क्लियर है, ये वाई है, वो एक्स है, और ये थीटा है, यस एक्स है, क्लियर है, और रेडियस है आर, इसका रेडियस आर है। तो इसका जो मास होता है, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगा पाई इंटू आर, पाई इंटू आर लेंथ होता है, पाई इंटू आर, और क्या होता है आर डी थीटा आर, क्योंकि ये कोई भी सेगमेंट बनाएगा तो वो क्या होगा, वो डी थीटा का सेगमेंट होगा, आर डी थीटा, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो हमारे से पर यूनिट लेंथ का डीएम का वैल्यू क्या आएगा एम बाई पाई डी थीटा। अब फॉर्मूला सबको पता है अभी तक, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्सीएम होता है कंटिन्यूअस में, वो आता है डीएम एक्स बाई इंटीग्रेशन डीएम। सो अगर मैं यहां पे करूं तो मेरे पास होगा एम बाई पाई डी थीटा इंटू एक्स में क्या होगा, ये आर है तो एक्स में क्या होगा मेरे पास, एक्स में होगा आर कॉस थीटा, तो अगर मैं एक्स में लिखूं तो होगा आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डी एम, मतलब इंटीग्रेशन एम का तो एम होगा। और अगर वाई सी एम में लिखूं तो मेरे पास होगा एम बाई पाई डी थीटा, और वाई में क्या हो जाएगा आर साइन थीटा, और पूरा मास का इंटीग्रेशन हो जाएगा एम। सो अगर एक्स सी एम अगर मैं बोलूं तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं, आर बाई पाई बाहर आ जाएगा, और 0 टू पाई होता है इंटीग्रेशन लिमिट, दैट इज कॉस थीटा डी थीटा। फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आर बाई पाई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन मैथमेटिकल टूल्स साइन थीटा, और ये हो जाएगा 0 टू पाई। और फर्दर अगर मैं बोलूं तो ये हो जाएगा आर बाई पाई साइन पाई माइनस साइन 0, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। मतलब एक सेमी सर्कुलर रिंग का जो एक्स सेंटर ऑफ मास होता है वो 0 होता है। क्या वाई में सेंटर ऑफ मास आता है, तो वो अभी हम फाइंड कर लेते हैं कि वाई में सेंटर ऑफ मास होता है या नहीं।
तो वाई सी एम हो जाएगा इंटीग्रेशन, अभी मैंने बताया था क्या है, एम बाई पाई डी थीटा आर साइन थीटा बाई एम। क्लियर है। और ये इंटीग्रेशन का लिमिट होगा 0 टू पाई, और मैं अगर इसको आर बाई पाई बाहर निकाल लूँ तो हो जाएगा 0 टू पाई, 0 टू पाई, क्योंकि एम से एम तो कैंसिल हो गया, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। सो आर बाई पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, मैथमेटिकल टूल्स 0 टू पाई। इसको फर्दर अगर मैं करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2r बाई पाई। तो थिन सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो y डायरेक्शन में होता है, 2r बाई पाई। क्लियर है। सो एल सम ऑफ एवरीथिंग, जो आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे रिमेंबर करके लिख रहा हूँ, आप भी अपने नोट्स में लिख लो जो आपको याद रखना है। इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? पहला है रॉड जिसका होता है L/2 पे। दूसरा है सेमी सर्कुलर रिंग जिसका अभी मैंने बताया था कि y आता है, y सेंटर ऑफ मास पे आता है क्योंकि x 0 होता है, दैट इज 2r बाई पाई। तीसरा है सेमी सर्कुलर डिस्क। फर्दर आपको अगर फाइंड करना है तो आप सेम फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट करके फाइंड कर सकते हो। इसका भी y में आएगा 4r बाई 3 पाई। चौथा है ट्रायंगुलर प्लेट। ये सारा चीज आपको याद रखना है इन बॉडीज का। ट्रायंगुलर प्लेट, इसका आता है h/3 सेंटर ऑफ मास। फिफ्थ है सॉलिड कोन जिसका सेंटर ऑफ मास आता है h/4। और सिक्स्थ है सॉलिड हेमिस्फेयर जिसका सेंटर ऑफ मास आता है r/2 पे। ये फर्दर आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है ये। याद रखेंगे तो क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास फॉर कट बॉडीज। कट बॉडीज इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझना। मान लो एक बॉडी है, ऐसा स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, कुछ ऐसा स्क्वायर है। मैंने बोला ये इस साइड का भी 12 है, ये 12 साइड्स का है। क्लियर है। यहां पे ये जो मास है ये भी m होगा, ये भी m होगा, ये भी m होगा, ये भी m होगा। मैंने क्या कर दिया, ध्यान से समझना तो क्लियर समझ पाएगा। मैंने कर दिया कि मैंने जो है मैंने ये पार्ट रिमूव कर दिया, मतलब मैंने कट कर दिया ये पार्ट। तो ध्यान देना, जब भी कट बॉडीज का सेंटर ऑफ मास होता है तो हम मास नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं सिग्मा के टर्म्स में। जहां पे सिग्मा को हम बोलते हैं दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने अगर इसको कट कर दिया तो मेरे पास दो ऑप्शन है भाई इसको भरने का। या तो मैं इसको पॉजिटिव सिग्मा से भर सकता हूँ, या तो मैं इसको नेगेटिव सिग्मा से भी फिलअप कर सकता हूँ। क्लियर है। पॉजिटिव सिग्मा से फिल कर दो या तो नेगेटिव सिग्मा से फिल कर दो। मीन्स आई हैव टू कंडीशंस ओवर हियर। टू कंडीशंस क्या होगा मेरे पास? टू कंडीशन मेरे पास ऐसा कुछ होगा, या तो मैं बोल दूं कि मैंने इसको पॉजिटिव सिग्मा से भर दिया, या तो मैं बोल दूं कि मैंने इसको नेगेटिव सिग्मा से भर दिया। पॉजिटिव सिग्मा से भरा तो एरिया A1 और नेगेटिव सिग्मा से भरा एरिया A2, दोनों को ऐड कर दूंगा मैं। कुछ भी हो सकता है, दिस एंड दिस। मैं बोल रहा हूं एंड मतलब ऐड, दिस एंड दिस, और नहीं बोल रहा हूं कि या तो ये ले लो या तो वो ले लो, नहीं। I can fill this and I can fill this also, depends. And I told you that sigma is mass per unit area. Sigma is
mass per unit area. That means जो मास होगा उसका वैल्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया। तो यहां से अगर मैं बोलूं इसका जो m1 होगा वो क्या होगा, वो सिग्मा इंटू 12 और यहां पे ये क्या होगा, ये होगा m2 सिग्मा। अब ध्यान से पढ़ना, 12 मत लिखना, ये 12 है तो ये L है, ये L है, मतलब सिग्मा इंटू L इंटू L, इसका डायमेंशन L है, सिग्मा इंटू L इंटू L, मास 2। क्लियर है? तो अब ध्यान समझ लो, अभी तक हमने पढ़ा था जो XCM था वो क्या था, समेशन mx डिवाइडेड बाई समेशन m, ये पढ़ा था हमने। तो इस केस में अगर मैं रिप्लेस करूं m को सिग्मा से, तो XCM का वैल्यू क्या हो जाएगा, m1 x1 मतलब सिग्मा a1 x1 प्लस एक माइनस है मतलब माइनस सिग्मा और a2 है x2 डिवाइडेड बाई सिग्मा a1 प्लस एक है कितना है माइनस सिग्मा a2, ये होगा। तो अगर फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो सिग्मा आ जाएगा बाहर, दैट कम्स आउट टू बी x1 a1 माइनस x2 a2 डिवाइडेड बाई सिग्मा a1 माइनस a2। क्लियर है? इसमें आ जाएगा x1 a1 माइनस x2 a2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2। इट मीन्स फॉर कट बॉडीज मेरे पास जो फॉर्मूला आता है सेंटर ऑफ मास का वो होता है x1 a1 माइनस x2 a2 बाई a1 माइनस a2। सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट में है तो y1 a1 माइनस y2 a2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2, ये हो जाएगा। और अगर किसी भी बॉडी का वॉल्यूम गिवन है फॉर वॉल्यूम तो वो भी सेम होगा, x1 v1 अगर x में अगर फाइंड कर रहा हूं मैं तो माइनस x2 v2 डिवाइडेड बाई v1 माइनस v2, एरिया हो या वॉल्यूम हो सिमिलर ही रहेगा। क्लियर है? यहां तक कट था, पॉजिटिव से भरा नेगेटिव भर सकता था, ऐसे फाइंड कर लिया। ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है फॉर कट बॉडीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कट बॉडीज का, एक दो एग्जांपल करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, कॉलिजन स्टार्ट करेंगे हम। उसमें कुछ देखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है जब दूर जाता है बॉडी, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और उसी पे हम थोड़ा सेंटर ऑफ मास पे एप्लीकेबल करके देखेंगे सेपरेशन और अप्रोच। आई होप दिस लेक्चर विल बी क्लियर टू ऑल। थैंक यू।